रीचा शाम के चाय नाश्ते के लिए टेबल सजा रही थी। हर रोज उसकी यही दिनचर्या थी। इस शहर में शुभजीत का बदले हुए 4 महीने ही हुए थे। नया शहर, नए रास्ते रीचा ने जल्दी समझ लिए थे। रीचा पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसने प्यार से इस घर को तिनका तिनका जोड़कर बनाया था। शादी के 10 साल बीतने के बाद भी उसके रूप सौंदर्य में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसका और शुभजीत का सुखी हंसता खेलता संसार था। एक प्यारा सा बेटा जो कि 8 वर्ष का था। बड़े प्यार से रीचा ने उसका नाम शुभम रखा था। सब कुछ बड़ा ही अच्छे ढंग से चल रहा था। हर रोज रीचा शुभजीत के लिए शाम को चाय नाश्ता बनाती और उसके आने की राह देखती। दिन भर के बाद दोनों शाम की चाय पर एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते। आज भी तो शाम की टेबल पर शुभजीत का इंतजार कर रही थी। शुभम नीचे दोस्तों के साथ खेल रहा था। लगभग 1 घंटा बीत गया रीचा को इंतजार करते करते। उसने मोबाइल उठाया, शुभजीत को फ़ोन किया। पहले तो शुभजीत ने फ़ोन काट दी, फिर दोबारा रीचा ने फ़ोन किया। इस बार शुभजीत ने फ़ोन उठाया और कहा, रीचा मैं घर लेट आऊँगा, कहकर फ़ोन काट दिया। रीचा को उसके इस व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। तब तक उसकी चाय ठंडी हो गई थी। उसने चाय गर्म की और पी ली। रात को जब शुभजीत घर आया तो रीचा ने पूछा, लेट क्यों हुए? तो शुभजीत ने कहा, ऑफिस में काम ज़्यादा था और अपने रूम में जाकर कपड़े बदलने लगा। रीचा ने सोचा काम का प्रेशर है इसलिए थकान होगी और वो रात के खाने में जुट गई। अगली शाम को उसने आलू के पकोड़े बनाए और चाय बनाकर शुभजीत का इंतजार करने लगी। लगभग आधे घंटे बाद उसने शुभजीत को फ़ोन किया। आज तो शुभजीत ने फ़ोन उठाया तक नहीं। अब रीचा को थोड़ी टेंशन हो गई, पर काम के प्रेशर को समझकर टाल गई। अब तो हर रोज ही ऐसा ही होने लगा। सुबह शुभजीत ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तो रीचा ने पूछा, शुभजीत क्या आजकल काम का लोड ज़्यादा हो गया है? तुम रोज ही लेट घर आ रहे हो। इस पर शुभजीत चिल्लाने लगा और कहने लगा, तुम पत्नियां तो घर में रहती हो, आराम से खाती पीती हो, थोड़ी सी भी कमी आए तो हम पतियों पर चढ़ जाती हो। तुम्हारे लिए हम कमाए नहीं तो क्या करें? फिर हम लेट हो तो हमसे सवाल जवाब के लिए उतारू हो जाती हो। इतना कहकर तेज कदमों से शुभजीत बाहर की ओर चला गया। रीचा एक टक उसे जाते देखती रह गई। अब रीचा को दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। अगले दिन शुभजीत ऑफिस गया और रीचा शाम को शुभम को पास वाले घर में छोड़ा और खुद शुभजीत के ऑफिस चल पड़ी। वो शुभजीत का बाहर छिपकर इंतजार करने लगी। तभी सही वक्त पर शुभजीत बाहर आता हुआ नजर आ रहा था। रीचा ने सोचा, ऑफिस तो सही वक्त पर छूटा है, फिर शुभजीत मुझसे झूठ क्यों बोल रहा था? तभी अचानक वो क्या देखती है कि शुभजीत के पीछे एक लड़की आई और उसने शुभजीत की बाह पकड़ ली। रीचा के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई, पर वो संभली। उसने दोनों का पीछा किया। वे एक कॉफी शॉप पर रुके और अंदर चले गए। रीचा को अब सारा माजरा समझ आ चुका था। वो उल्टे पांव घर की तरफ लौट पड़ी। पहले तो घर पहुंचकर वो फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसे शुभम की याद आई। उसने अपने आप को संभाला, मुंह हाथ धोए और पड़ोस के मकान में जाकर शुभम को ले आई। उसे खाना खिलाया और शुभजीत का इंतजार करने लगी। शुभजीत आया। रीचा ने उसे कुछ जाहिर ना होने दिया कि वो सब कुछ जानती है। रात को नींद रीचा से कोसों दूर थी। वो पूरी रात करवट बदलती रही और इस परेशानी का समाधान सोचने लगी कि हर संभव कोशिश करने लगी। यदि वो सीधे सामने से ही शुभजीत से सवाल जवाब करती तो वो बौखलाएगा, इसलिए उसने उससे सीधा प्रश्न ना करके कुछ अलग करने की सोची। रीचा अबला नारी की भांति अब चुपचाप नहीं बैठ सकती थी। वो अपनी गृहस्थी इस प्रकार उजड़ते हुए नहीं देख सकती थी। वो पढ़ी लिखी और समझदार महिला थी, इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि उसे क्या करना है। सुबह शुभजीत ऑफिस के लिए निकल चुका था। रीचा का हृदय पूरी तरह से टूट चुका था। वो सोचने लगी कि मेरे फर्ज में ऐसी क्या कमी रह गई कि शुभजीत ऐसा कर रहा है। क्या एक औरत ही रिश्ते को बचाने की कोशिश करे और मर्द एक झटके में अपने मन को खुश करने हेतु रिश्ते को तोड़ मड़ोड़ कर रख दे? अब मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। शाम को रीचा निकल पड़ी शुभजीत के ऑफिस की तरफ।
और शुभम को कहा कि पापा आए तो उनसे कहना मम्मी मार्केट गई है। शुभजीत उसी कॉफ़ी शॉप में उस लड़की के साथ बैठा था। ऋचा ने इंतजार किया। जब शुभजीत घर के लिए जाने लगा तब ऋचा उस लड़की के पीछे चलने लगी। शुभजीत निकल चुका था। ऋचा ने उस लड़की को रोका और कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लड़की ने कहा, कौन हो तुम? मुझे इस तरह क्यों रोक रही हो? ऋचा ने कहा, मुझे केवल 10 मिनट ही चाहिए, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वे दोनों कॉफ़ी शॉप में बैठ गई। ऋचा ने कहा, मेरा नाम ऋचा है, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की बोली, मेरा नाम सीमा है, मैं पास ही कंपनी में जॉब करती हूँ। आप कौन है और मुझे इस तरह क्यों रोका है? ऋचा ने कहा, तुम शुभजीत को कैसे जानती हो? सीमा बोली, वो मेरा सहकर्मी है और हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, जल्द ही शादी भी कर लेंगे। ऋचा पर तो मानो बिजली सी गिर गई। सोचने लगी, शुभजीत मेरे साथ ऐसा विश्वासघात कैसे कर सकता है? उसने एक बार भी अपने बेटे शुभम के बारे में भी नहीं सोचा और तो और मुझे इस बात की भनक तक नहीं लगने दी। वो तो मैं उस दिन टाइम पर नहीं पहुंचती तो खेल ऐसे ही जारी रहता। मैं बेवकूफ़ रोज शाम की चाय बनाकर इंतजार में बैठी रहती। ये जनाब अपनी केटली यहाँ गर्म करते थे। इतने में सीमा ने पूछा, आप कौन है और मुझसे इस तरह प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? ऋचा की तंद्रा भंग हुई। वो जैसे नींद से जगी हो। उसने कहा, जानती हो मैं कौन हूँ? मैं शुभजीत की धर्म पत्नी हूँ और हमारे एक 8 साल का बेटा भी है। क्या तुम नहीं जानती? शुभजीत शादीशुदा है। अब सदमे में आने वाली वारी सीमा की थी। वो एक टक ऋचा को देखे जा रही थी। उसने कहा, सच में मुझे नहीं पता था कि शुभजीत शादीशुदा है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लाइफ से दूर चली जाऊंगी, लेकिन शुभजीत ने जो मुझे धोखा दिया है उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। सीमा भी एक समझदार लड़की थी। अब उन दोनों ने दोस्त की भांति हाथ मिलाए और शुभजीत को कैसे सबक सिखाए सोचने लगी। तभी ऋचा को एक उपाय सूझा और दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगली सुबह शुभजीत ऑफिस के लिए निकल रहा था। ऋचा ने शाम होने का इंतजार किया। शाम को सीमा के बताने के अनुसार ऑफिस के बाहर छिपकर खड़ी हो गई। ऑफिस छूटा तो शुभजीत बाहर आता हुआ नजर आया। पीछे पीछे सीमा भी आ चुकी थी। दोनों खुशी खुशी कॉफ़ी शॉप में अपने रोज के स्थान पर बैठ चुके थे। शुभजीत ने कॉफ़ी ऑर्डर की और सीमा से बातें करने लगा। 5 मिनट बीते होंगे कि ऋचा वहां आ पहुंची। उसने कुर्सी खिसकाई और बैठ गई। शुभजीत ऋचा को देखकर सकपका गया। तभी ऋचा ने वेटर को आवाज दी, वेटर एक चाय मुझे भी देना, साथ में सैंडविच भी लाना। अरे शुभजीत, मैं घर पर रोज शाम को चाय पर तुम्हारा इंतजार करती हूँ और तुम यहाँ इस लड़की के साथ कॉफ़ी का मजा ले रहे हो। फिर मैंने सोचा कि तुम नहीं आ सकते इस समय पर, तो मैं ही तुम्हारे साथ चाय का मजा क्यों नहीं उठा लूँ। तुम्हें या इस लड़की को कोई आपत्ति तो नहीं है यहाँ बैठने से? अब शुभजीत की बोलती बंद हो गई। उसका दिमाग चकराने लगा कि आज तो बुरा फंसा, अब तो पोल खुल गई ही समझो। तभी सीमा बोली, शुभजीत ये कौन है जो तुम पर इतना हक जमा रही है और तुम एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हो? इतने में ऋचा बोली, ये क्या बताएगा, मैं बताती हूँ तुम्हें। ये महाशय मेरे पतिदेव है जो रोज तुम्हारे साथ ये कॉफ़ी का मजा लेते हैं और मैं मूर्ख वहाँ चाय बनाकर इंतजार में बैठी रहती हूँ। सीमा बोली, शुभजीत तुम शादीशुदा हो? तुमने मुझसे झूठ बोला कि मैं अकेला रहता हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे साथ सुखद भविष्य के सपने देख रही हूँ। तभी ऋचा बोली, ये शादीशुदा ही नहीं 8 साल के बच्चे के पिता भी है। इस व्यक्ति को थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आई अपना हंसता खेलता परिवार उजाड़ने में। मैं ही अपना घर संवारने में लगी रही और ये यहाँ तुम्हारे साथ तिनका तिनका बिखेर रहा है। अब सीमा को गुस्सा आया। उसने शुभजीत को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। फिर बोली, इतनी सुंदर पत्नी और बच्चे को छोड़कर तुम मेरे पीछे भमरे से मरते रहे? अरे धिक्कार है तुम पर और तुम जैसे मर्दों पर जो क्षणिक सुख है तो किसी को भी धोखा देने से पीछे नहीं हटते। तुम्हें चाय और कॉफ़ी एक साथ पीनी थी पर तुमने दोनों को विश्वास से खो दिया। ये तो भला हो ऋचा जी का, जिनकी समझदारी ने आज 2 घरों को बचा लिया। यदि ये सीधे ही तुमसे सवाल जवाब करती तो तुम सतर्क हो जाते और मुझे वो इन्हें और धोखा देते, पर इन्होंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़कर
तुम्हें मौका ही नहीं दिया। रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है, जो तुमने हिला दी। तुमने मुझे और रीचा के विश्वास का खून किया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और अब प्यार पर तो मेरा विश्वास ही उठ ही गया है। मैंने अपना ट्रांसफर लेटर दे दिया है। कुछ ही दिनों में मैं यहाँ से चली जाऊंगी और आशा करती हूँ कि तुम रीचा को कभी धोखा नहीं दोगे। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना। अलविदा। ये कहकर सीमा वहाँ से चली गई। अब रीचा भी उठी और कहा, घर आ जाना, मैं भी जा रही हूँ। वह शुभजीत अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसने सोचा ही नहीं था कि उसका राज इस भांति खुल जाएगा। अब उसने कान पकड़े और कभी भी ऐसा ना करने का खुद से वादा किया। वो घर की तरफ चल निकला। मन ही मन सोच रहा था कि मैं रीचा की नज़रों का सामना किस प्रकार कर सकूंगा। इंसान जब गलत कदम उठाता है तो वो नहीं सोचता कि ये इसका परिणाम क्या होगा। वो अपने कदम अंधकार की ओर बढ़ाता जाता है और ऐसे गर्त में गिर जाता है जहाँ से वो मुश्किलों से ही नहीं निकल पाता। किंतु तब तक कई घाव उसके दिल पर लग चुके होते हैं। उन घाव को समय ही मरहम लगाता है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी कहानी और सुनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को टच करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।